Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoy Academy. I am Saurabh Sharma and I am chemistry faculty here at Balnoy Academy. In this session, we are going to discuss previous year questions of chemistry for the ND examination of the year 2023. In this session, we are also going to look how to approach the question, what is the difficulty level of question and what are the topics from which questions are being framed. So previous year questions and the questions are of year 2023. Okay, so first of all, first paper we are discussing. Question is, browning of chopped apple can be minimized by. When apple is being cut, the color of apple gradually changes from off-white to reddish brown. और ये जो process है, it is a chemical process, right? And this chemical process can be minimized by. How can you minimize this process? Using table sugar. आप sugar use कर सकते हैं. Preserving it in a container. Container में भी preserve करके देख सकते हैं. और कौन सा container का है ये जरूरी नहीं है. You can keep it in any container. तो ये option थोड़ा सा tricky था. Using lemon juice. आप lemon juice use कर सकते हैं. And using milk of magnesia. तो अब actual में हो क्या रहा है? Milk of magnesia is a base. अब actual में हो क्या रहा है? जब ब्राउनिंग ऑफ एप्पल पढ़ी जाती है तो प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है कि देयर इज एन ऑक्सीडेशन, वहां पे जो है ऑक्सीडेशन होगा. और ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एसिडिक नेचर स्पेसिफिकली फॉर एप्पल. तो अगर आप वहां पे लेमन जूस अप्लाई करते हैं तो यू कैन इजीली डिक्रीज डाउन द ब्राउनिंग और रेडिश ब्राउन और द कलर चेंजिंग प्रोसेस ऑफ चॉप्ड एप्पल, राइट. तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें आप एसिडिक नेचर इंक्रीज कर सकते हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज which of the hydrocarbons are arranged as per the increasing order of their boiling point. So the boiling point order is always directly proportional. The boiling point order is always directly proportional to the molar mass. And molar mass is directly proportional to the number of carbon atoms. What does it mean? It simply means that higher is the number of carbon atoms, higher will be the boiling point. Okay, we are having methane. Methane contains 1 carbon. Butane contains 4 carbon. Propane contains 3 carbon. And heptane contains 7 carbon. 1 carbon compound is always starts with meth. 2 carbon starts with eth, 3 carbon it is prop, 4 carbon it is but, 5 carbon it is pent, 6 carbon it is hex, 7 carbon it is hept, 8 carbon it is opt, 9 carbon it is non, and 10 carbon the root word is dec. So आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो. प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड हेप्टेन. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन ने पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? C1, देन C3, देन C4 एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ C7. सो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड हेप्टेन. वैसे आपके पास में हर ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं. प्रोपेन इट इज C3, ब्यूटेन इट इज C4, पेंटेन इट इज C5, ऑक्टेन इट इज C8. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है. और चेक कर लीजिए, प्रोपेन दिस इज C3, ब्यूटेन दिस इज C4, हेप्टेन दिस इज C7 एंड मीथेन C1. तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया. क्यों इनकरेक्ट हो गया? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, राइट. ऑक्टेन मींस 8 कार्बन, इथेन मींस 2 कार्बन. तो नंबर ऑफ कार्बन यही डिक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन भी गया. ये तो पहले गया था, यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं फिर डिक्रीज हो रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका तो फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन मोलर मास इंक्रीजेस एंड दस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस. क्वेश्चंस करते वक्त अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि हमको क्वेश्चन आता है नहीं आता है दैट इज अनदर थिंग, बट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में हमको आ जाएगा दैट इज द फैक्ट, राइट. अगर आप क्वेश्चन करने से पहले कितना जानते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग. क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग.
आपको लेफ्ट राइट सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप ऊपर ऊपर से करके निकल जाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? Which one of the following apparatus is used for separating mixtures like for separating mixtures of benzene and water? अब benzene is a non-polar compound and water is a polar compound, so they are non-soluble. Non-soluble होंगे तो पक्का वो like एक दूसरे से अलग रहेंगे, like they will not mix with each other. Since they will not mix with each other, उनको oil water solution की तरह आप मान सकते हैं और इसको आप separating funnel से separate कर सकते हैं। ऑयल वाटर, पेट्रोलियम वाटर, बेंजीन वाटर, ये जितने भी मिक्सचर्स हैं जो सॉल्यूबल नहीं है उनको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, एन आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट. आयरन नेल इज डिप्ड इन व्हाट? कॉपर सल्फेट. सो आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ CuSO4. आयरन Cu से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर एंड इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu. तो उन्होंने ये चीज लिख के दी है, सोल्यूशन टर्न्स ब्राउन, क्योंकि कॉपर की वजह से वो ब्राउन हो जाएगा. दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ये रिएक्शन को हम लोग नेम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दिस रिएक्शन इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज 77. अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट? विच इज नॉट करेक्ट, यहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया विच इज नॉट करेक्ट मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड. कर्ड एसिडिक है तो मेटल से रिएक्ट करेगा, तो कीपिंग इट इन स्टेनलेस स्टील, आप स्टेनलेस स्टील में रख सकते हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. स्टेनलेस स्टील इज नॉट रिएक्टिव विद द कर्ड इटसेल्फ. कीपिंग इट विथ कॉपर वेसल से ही रिएक्ट कर सकता है और पॉइजनस सॉल्ट बना सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे. कीपिंग इट इन प्लास्टिक वेसल में आप रख सकते हैं. ग्लास में तो हम लोग आमतौर पे दही को रखते ही हैं. तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट 78. दिस इज द क्वेश्चन जिसके आंसर्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो दो आंसर्स करेक्ट माने गए. ठीक है ना? आइए देखते हैं. बहुत रेयर होता है ऐसा यूपीएससी के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में कि दो आंसर्स को करेक्ट मान लिया जाए, राइट? तो देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन, कौन कौन से वो ऑप्शंस. टूथपेस्ट क्या क्या प्रिवेंट करता है? टूथ डीके प्रिवेंट करता है. कैसे प्रिवेंट करता है? सबसे पहले तो जो एक्सेस एसिडिटी है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, तो ये तो ऑप्शन था ही करेक्ट ही. लेकिन इन्होंने एक ऑप्शन और दे रखा है, एक्शन ऑफ फ्लोराइड आयंस. और आपको जान के अच्छा लगेगा, फ्लोराइड्स अगर कम हैं तो आपके दांत खराब होंगे. एक स्पेसिफिक लेवल तक अगर आपके बॉडी में फ्लोराइड्स हैं तो आपके टीथ विल रिमेन स्ट्रांग. लेकिन अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे आपको जान के अच्छा लगेगा, इन रेड पॉइजन बहुत ज्यादा फ्लोराइड्स होते हैं, तो इट इज टॉक्सिक एज वेल. तो फ्लोराइड का बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है? टूथपेस्ट मेंटेन करता है. ओके, सो ये भी करेक्ट है. तो जब दो ऑप्शंस करेक्ट थे तो कौन सा ज्यादा करेक्ट है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कभी भी एसिडिटी को क्योर नहीं कर सकता और ये कभी भी फ्लोराइड आयन को मेंटेन नहीं कर सकता. तो बिल्कुल आपको जान के अच्छा लगेगा, ऑफिशियल आंसर की में ए और सी दोनों आर करेक्ट. बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट? जिसने ए टिक किया था उसको भी करेक्ट मार्क्स मिलेंगे, जिसने सी टिक किया था उसको भी करेक्ट के मार्क्स मिलेंगे. ओके ओके. नेक्स्ट इज 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? हमेशा याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसेज में कम से कम दो एटम्स होते हैं. वाटर वेपर एक अच्छी ग्रीन हाउस गैस मान सकते हो आप. ऑक्सीजन मीन्स O2. कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है. मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है. SF6 भी ग्रीन हाउस गैस है. NO भी ग्रीन हाउस गैस है. बट O2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. क्यों? क्योंकि सिंगल एलिमेंट है. कम से कम दो एलिमेंट होते हैं, और कम से कम क्या, दो से ज्यादा भी नहीं होते, सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं. ये सब क्या है? ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू आर हैविंग इज, व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग द सेपोनिफिकेशन, यानी सोप फॉर्मेशन. सोप फॉर्मेशन पहले होती थी कास्टिक सोडा NaOH से, और ये सोप बहुत ज्यादा हार्ड थी स्किन के लिए, इसलिए अब नई सोप बनने लगी है जो बेबी सोप होती है, उसमें भी ये यूज किया जाता है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और ये सॉफ्ट सोप बनाने के लिए होता है, टू ऑब्टेन सोप विच आर सॉफ्ट टू द स्किन. बिल्कुल, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेक्स द सोप सॉफ्टर. नेक्स्ट इज which one of the following is the correct arrangement of metal in the decreasing order of their reactivity?
रिएक्टिविटी क्या है भाई? रिएक्टिविटी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम हो रही है, दिस इज कॉपर, दिस इज कॉपर, राइट? ओके, सो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? देखो आयरन, आयरन कहां पे भाई? आयरन कहां पे भाई? ये रहा। सोडियम, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आयरन के बाद में सोडियम कैसे आ रहा है? उन्होंने डिक्रीजिंग बोला है, तो डिक्रीजिंग में तो आयरन के नीचे की चीजें आनी चाहिए थी। यहां से देख लो, सिल्वर, सिल्वर कहां पे भाई? Ag। इसके बाद में क्या है? कॉपर, कॉपर ऊपर चला गया, नहीं, डिक्रीजिंग में तो नीचे वाले आने चाहिए, ठीक है ना? डिक्रीज कैसे हो रहा है? ये ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है। सोडियम, सोडियम के बाद में कॉपर, सोडियम के बाद में कॉपर, कॉपर ये रहा। देन इन्होंने लिखा सिल्वर, कॉपर के बाद में सिल्वर, सिल्वर के बाद आयरन, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे गलत है मामला। देन सोडियम, सोडियम करेक्ट है, सोडियम के नीचे आयरन, आयरन करेक्ट है, आयरन के नीचे कॉपर, कॉपर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड देन सिल्वर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सीक्वेंस आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज तो फंस जाएंगे। नेक्स्ट इज 109। This question is, which among the following statement is not correct with respect to allotropes of carbon? Basic properties आनी चाहिए आपको। Graphite is a good conductor, yes. Not correct पूछे, not correct. Okay. Diamond is hardest substance, yes. Fullerene is one of the allotrope of carbon, yes. Next to diamond, graphite is the second hardest, नहीं, second hardest तो सिलिका है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बहुत सारी चीजें हैं जो next to hardest डायमंड है। ग्रेफाइट तो हाथ से आप ब्रेक कर सकते हैं, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो यू हैव टू टेक डी। नेक्स्ट इज, विच प्रोसेस इज नोन टू प्रोड्यूस अमोनिया? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस से आप क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3। पोस्टवाल प्रोसेस से आप क्या बनाते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस, ये कोई एज इट इज कोई प्रोसेस नहीं है जिसको आप यूज कर पाए। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस तो किसी का भी हो सकता है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस एसिड का करा सकते हैं, बेस का करा सकते हैं, सॉल्ट का करा सकते हैं, बहुत सारी चीजों का, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हाँ, अमोनिया आप हेबर प्रोसेस से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास which among the following is used as a source of silica? जब ग्लास बनाते हैं तो ग्लास में सिलिका काम में आता है, और सिलिका का जो बेस्ट सोर्स है दैट इज सैंड। पर यहाँ पे 2 बार सॉइल और सैंड लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ पढ़ो, इन्होंने लिखा है फाइंड क्ले सॉइल, तो हमको क्ले सॉइल नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल सैंड चाहिए। यू हैव टू टेक व्हाट? सैंड। याद रखिएगा, सैंड में सिलिका है। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग is the correct arrangement of halogens in the increasing order of oxidizing nature? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, और ये लीस्ट है, लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। तो उन्होंने ऑर्डर पूछा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा नीचे से ऊपर, यानी आयोडीन, आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। नेक्स्ट इज, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स अवेलेबल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स अवेलेबल इन द मार्केट आर ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स। बिल्कुल, इनका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। दे आर ब्लू इन कलर, राइट? दे आर ब्लू इन कलर बाय केयरफुल हीटिंग। केयरफुल क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग करेंगे। केयरफुल हीटिंग दे टर्न टू व्हाइट। अगर इनको नॉर्मल हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CuSO4 में, और वाटर चला जाएगा, और ये कैसे हो जाएंगे? व्हाइट। केयरफुल हीटिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CuO, और ये कैसा हो जाएगा? ब्लैक इन कलर। कैसा हो जाएगा? ये ब्लैक इन कलर। दे टर्न टू व्हाइट कलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल? कौन रेस्पॉन्सिबल था कलर के लिए? वाटर था, वाटर नहीं है, मतलब वाटर इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, राइट? ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है ये। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस व्हेन मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम कर दिए, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n।
ये लॉ किसने दिया था? ये लॉ दिया था एवोगैड्रो ने। ये किसने दिया था? एवोगैड्रो। तो करेक्ट ऑप्शन इज एवोगैड्रो। फिर ल्यूसेक, गे ल्यूसेक ने कौन सा लॉ दिया था? इन्होंने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल्स ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स ने कहा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हम पढ़ेंगे मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें। हाल फिलहाल एवोगैड्रो लॉ है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एयरबैग्स। एयरबैग्स पे तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई। Airbags on the principle of chemical reaction triggered by the impact of producing a gaseous product that causes sudden volume change. Which one among the following chemical conversion is responsible for this? Airbag में एक sudden triggered reaction होती है जिससे आपको फटाफट से गैस मिलती है, बहुत स्पीडली गैस मिलती है। वो गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था, पर वो गैस किस कंपाउंड से बनती है? क्वेश्चन तो ये है। तो याद रखिएगा, जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, और वो गैस किससे ट्रिगर होती है? एक कंपाउंड होता है NaN3, इससे बहुत जल्दी नाइट्रोजन बन जाती है। इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं KN3, इसका नाम है सोडियम अजाइड। NaN3 का नाम क्या है? सोडियम अजाइड। और अगर आप KN3 यूज करेंगे तो इट इज पोटेशियम अजाइड। इट इज पोटेशियम अजाइड, राइट? सोडियम अजाइड और पोटेशियम अजाइड। तो सोडियम अजाइड जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। ये आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दिख गया। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तो रोल भी नहीं है। सडन कन्वर्जन ऑफ गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए लिखे हुए हैं। बाकी हाँ, ये दोनों करेक्ट हो सकते थे। नेक्स्ट इज ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट पेपर, राइट? अब हम 2023 का सेकंड पेपर की तरफ चलेंगे और आपको ये चीजें सीखनी है, हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज योरसेल्फ, कि हमको क्या आता था, कितना आता था, क्या सीखा और क्या सीखना रह गया है, राइट? ओके, सो सेकंड पेपर ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। इधर आओ। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग प्रिवेंट करने का तरीका है। ओके, फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग ऑफ थिन लेयर। किसकी? गैल्वेनाइजेशन इज ऑलवेज फॉर जिंक। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट नहीं चेक करेगा, इस पे आपकी मेमोरी चेक करेगा। गैल्वेनाइजेशन इज फॉर जिंक ओनली। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पे जिंक की कोटिंग कर देना। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लिखो FBQ, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट आता है, क्वेश्चन आता है। फैक्ट नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता। कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन होते हैं एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। यानी मानो अगर ऐसा होता तो एनोलॉजी, आपका एनालिटिकल ब्रेन अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत रेयर होते हैं। और कुछ होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, NTQ। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं आपके, और एनालिटिकल भी बहुत ज्यादा, या तो कंसेप्ट बेस्ड आते हैं या सीधा फैक्ट बेस्ड आते हैं, राइट? ओके, और मेन तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आइए, इसका जिंक हो गया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय। अब देखो, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट आता है तो आंसर आता है। कंटेन्स नॉन मेटल। ब्रास में क्या क्या होता है आपको मैं लिख के देता हूँ। ब्रास में आता है कॉपर एंड Zn। कोई नॉन मेटल है क्या? नहीं। ब्रॉन्ज में आता है कॉपर एंड Sn। कोई नॉन मेटल है क्या? नहीं। अमलगम का मतलब होता है एनी मेटल विथ मर्करी, दैट इज अमलगम। स्टील में क्या क्या होता है? स्टील में होता है आयरन, दैट इज Fe। ओके, इसके साथ में आप ऐड करते हो क्रोमियम, और इसके साथ में आप ऐड करते हो निकल। साथ में आप बहुत सारे अलग अलग मेटल्स ऐड कर सकते हो, पर ये तीन तो होंगे ही होंगे। और मेटल्स के साथ आप कार्बन भी ऐड कर सकते हो। तो स्टील इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें एक नॉन मेटल आ रहा है, दैट इज कार्बन, राइट? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन लुक्स लाइक फुटबॉल, फुटबॉल जैसा दिखता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? C60। क्या क्या होते हैं इसमें? पेंटागन होते हैं, पेंटागन। और क्या होते हैं इसमें? हेक्सागन। हेक्सागन कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पता होगा तो कॉन्फिडेंस अलग है। और पेंटागन कितने होते हैं? 12। ओके, एलोट्रोपिक फॉर्म किसकी है? कार्बन की। ये तो दिखेगी आपको सीधा, C60C दिख गया, राइट? ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन दिख रही है, थर्माइट रिएक्शन आप लोगों को भी दिख रही होगी। Fe2O3 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम
टू फॉर्म Fe, Fe यहाँ सॉलिड लिख रखा है, लिक्विड होगा। अब देखो, अब यूपीएससी को थोड़ी हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने गलत लिख दिया, बट थर्माइट रिएक्शन है, Fe पक्का किस में होगा, Fe होगा लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में हो ही नहीं सकता। और साथ में क्या बनेगा, Al2O3 सॉलिड बनेगा। Which of the following statement about the given reaction is not correct? आपसे पूछा है not correct कौन कौन सा होगा। It is an example of displacement reaction. एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट तो है। It is highly endothermic. not पूछा है आपसे, तो मैं यहाँ ना टिक लगा के यहाँ लगाता हूँ कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको बताना है नॉट करेक्ट, हमको क्या बताना है, नॉट करेक्ट। इट इज हाईली एंडोथर्मिक, ये गलत हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अरे आयरन कैसे पिघला, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्माइट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब मेल्ट होगा आयरन, आयरन मेल्ट होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक वाला ऑप्शन गलत हो गया। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग है क्या, बिल्कुल है। Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। इट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। तो ये भी ऑप्शन वैसे करेक्ट है। दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ज्वाइनिंग द रेलवे ट्रैक, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और इस बेसिस पे अगर आए तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। हम लोगों को एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कॉलम आपको मैच करना है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैं यहां लिखता चलता हूं, ये ए है, ए के साथ में क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, डिकम्पोजिशन, हाँ कुछ ना कुछ डिकम्पोज हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन है। बी बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग क्या होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हो चुका है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो ये भी हो चुका। नेक्स्ट आयरन नेल इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल को अगर आप कॉपर में रखेंगे, कॉपर सल्फेट में, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं कि इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो C किससे मैच हो रहा है, 4 से, डिस्प्लेसमेंट। तो पक्का जो D है वो A से फर्स्ट से मैच होगा, यानी बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये भी रिएक्शन करवा देते हैं। अगर बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस से, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यू विल गेट AlCl3 प्लस BaSO4 और ये व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है मतलब पक्का D इज मैचिंग विथ फर्स्ट। कर लो भाई, A3 यानी ये वाला ऑप्शन तो पहले कट गया। अब कौन सा बचा, A3B2, A3B2, एक ही ऑप्शन है C, सिर्फ यहीं से आंसर आ जाता। अगर A और B ही अगर आपको ढंग से अच्छे से पता चल जाते तो आंसर यहीं से आ जाता, A3B2 यही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन होगी, लेट्स सी। केमिकल रिएक्शन किसमें होगी, इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवेपोरेशन कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, किसी चीज को डिसॉल्व करना भी केमिकल चेंज नहीं है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर हाई प्रेशर चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, तो डी इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following does not react with cold water, cold water से सिर्फ शुरुआत के 3 रिएक्ट कर सकते हैं, यानी पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, बचा कौन, आयरन, ये रिएक्ट नहीं करेगा कोल्ड वाटर से। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको क्या बताना है, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि द रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ HgO, Hg एंड O2, HgO सॉलिड होगा, मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और O2 गैस होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस लगा दो भाई, सॉलिड लिक्विड गैस, खत्म। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपको मर्करी की स्टेट पता है या नहीं है, ठीक है ना। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड हीटेड अप टू सर्टेन टेम्परेचर, कोई लिक्विड है और कोई सर्टेन का मतलब होता है एग्जैक्ट, हम किसी टेम्परेचर तक हीट कर रहे हैं उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कॉरेस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग कब होती है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, याद कर लो आज से।
बॉइलिंग क्या होती है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। देखो, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एयर प्रेशर, एक ऑप्शन तो ये मुझे सही लग रहा है, और पढ़ लेते हैं। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, ये भी सही लग रहा है। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस देन, ये गलत हो गया। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स हायर देन, ये गलत हो गया। अब ये भी वही कह रहा है, वेपर प्रेशर बिकम्स एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल, पर देखो यहाँ पे वर्ड पढ़ो, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एयर प्रेशर। एयर प्रेशर किसका? एयर प्रेशर। लेकिन यहाँ देखो, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, एग्जैक्ट लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप किसी चीज को, लिक्विड को हीट कर रहे हो और कहीं उसने कोई स्पेशल सिचुएशन दी नहीं, तो कौन सा एयर प्रेशर? हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन हो। अब यू विल बी अमेज्ड टू नो, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। मार्श गैस दैट इज CH4। एंड नेक्स्ट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4CN, अमोनियम साइनेट NH4CN, CN2, राइट। अब सोच के देखो, कार्बन तो सब में ही है। अमोनियम साइनेट में भी कार्बन है, मार्श गैस में भी कार्बन है, यूरिया में भी कार्बन है, एंड केन शुगर में भी कार्बन है। बट एक्चुअल में जब कार्बन के साथ भी आयनिक बॉन्ड भी हो जाए, तो वो आप कहते हैं कि सोर्स क्या था, लाइक कहां से वो कंपाउंड ओरिजिनेट हुआ। तो जब अमोनियम साइनेट को देखते हैं, इट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी नेचुरल सोर्स, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी है, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड आपको जान के अच्छा लगेगा, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो था यूरिया। फ्रेडरिच हूलर करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यूरिया बनाया था। और जिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया था, दैट इज अमोनियम साइनेट। कुछ तो सोच समझ के उन्होंने ऑप्शन रखा है। इट इज द फर्स्ट कंपाउंड, जो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, वो अमोनियम साइनेट से ही बना था इन 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड is used by goldsmith to clean silver and gold articles? तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्या? नहीं। फॉस्फोरिक एसिड होगा क्या? नहीं। इन दोनों में से होगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पे पढ़ाया जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया यूज करते हैं कौन? गोल्डस्मिथ। और एक्वारेजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, जिसमें HCl होते हैं 3 पार्ट्स और HNO3 होता है 1 पार्ट। अब इन्होंने ऑप्शन में दोनों दे दिए, तो दोनों दे दिए तो वो लिखना है जो ज्यादा पावरफुल है। सोचो, जिसको 3 हिस्से लेने पड़ रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, या जिसके 1 पार्ट लेने पड़ रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है? ऑब्वियसली जिसका 1 पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है। मींस नाइट्रिक एसिड वुड बी मोर पावरफुल देन दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड आपको टिक करना है। इथेनॉल का टेस्ट आप कर रहे हैं, लिटमस टेस्ट, बताइए क्या होगा? तो इथेनॉल न्यूट्रल है, तो लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स इथेनॉल। इनको पढ़ने का मतलब भी नहीं है। इथेनॉल क्योंकि न्यूट्रल है, तो इट विल नॉट चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लिटमस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपाउंड इन स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील का जिक्र अभी मैंने किया। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? इसमें पक्का से आयरन तो होगा, साथ में क्रोमियम भी होगा, इसके बाद में आपको हल्का सा निकल भी ऐड करना ही करना है। अब बाकी की चीजें आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। तो सोचो, आयरन तो होगा ही होगा, निकल भी होगा, क्रोमियम भी होगा, बचा कौन? टिन। तो टिन जरूरी नहीं है आप ऐड कर ही रहे हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। मेन कंपोनेंट आयरन के बाद आता है क्रोमियम, और उसके बाद आता है निकल। ये मेन कंपोनेंट्स, ये क्या है? मेन कंपोनेंट्स स्टेनलेस स्टील के। ओके, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लिस्ट वाले क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू टैकल, राइट? ओके, सो ठीक है, हम देखते हैं ए के साथ कौन मैच करता है। आइए, सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। अब एसीटोन और वाटर तो बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होता। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, आप डिस्टिलेशन यूज करेंगे। तो ए किसके साथ मैच होता हुआ दिख रहा है? 3 के साथ। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब वाटर और ऑयल तो मिक्स होते नहीं है, तो जब ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते तो आप क्या यूज कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल। ये भी आपने अभी अभी सीखा है। तो बी मैच कर रहा है 4 के साथ,
और मजे की बात बताऊं, हो सकता है इससे आंसर आ भी जाए A3 और B4, देखो एक ही ऑप्शन है C, बट स्टिल मैं आपको सारे कर पाऊंगा। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम मलाई या फिर मक्खन कैसे निकालते हैं दूध से? सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, मिक्सी में, या जो पुराने तरीके होते थे, खैर उसका नाम तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता, बट मिक्सर ग्राइंडर में और इन सब में हम लोग घी अलग कर सकते हैं, राइट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बी का सी का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। और डी क्या है? सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट, प्लांट से पिगमेंट या कलर जब भी आ जाए, तो देखो पिगमेंट का मतलब भी कलर होता है और क्रोम का मतलब भी कलर होता है, क्रोमा, राइट। तो पिगमेंट किसके साथ मैच कर रहा है? क्रोमेटोग्राफी के साथ, तो हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन सी ही लग रहा है, देखो A3 B4 C2 D1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ऐसे आप कर सकते थे। ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस सून इन योर सिलेबस। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन? कार्बन सिर्फ और सिर्फ मॉडरेटली रिएक्टिव को अलग कर सकता है। लाइक सिल्वर गोल्ड तो प्योर मिलते हैं, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। सिल्वर गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करते, एज इट इज मिलते हैं, बस उस पर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होती है, उसको हटा लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में आता है और जिंक सल्फाइड के फॉर्म में आता है। एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव को हम लोग वैसे भी कार्बन में यूज कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। तो बच कौन गया? जिंक। जिंक को हम कार्बन लगा के अलग कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन इज जिंक। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कॉलोइडल सोल्यूशन? कॉलोइडल सोल्यूशन क्या होते हैं? कॉलोइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जो सॉल्यूशन जितने छोटे भी नहीं होते, लेकिन नॉन हेट्रोजीनियस सोल्यूशन जैसे अलग भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क ट्रू सोल्यूशन नहीं है। क्यों ट्रू सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि मिल्क के अंदर आप लोग क्या यूज कर रहे हो? आप कर रहे हो ऐसा समझो कि अगर आपने शुगर को और वाटर को मिक्स किया तो वो ट्रू सोल्यूशन है। शुगर उसमें जैसे है वैसे ही रहेगी, अलग दिखेगी नहीं। अगर आपने वाटर में सैंड ऐड कर दी, देन आप कह सकते हैं कि इट इज हेट्रोजीनियस, बिकॉज आपको कंपोनेंट्स अलग अलग दिखेंगे, सैंड अलग वाटर अलग। लेकिन मिल्क में तो कंपोनेंट अलग अलग दिख भी नहीं रहे, लेकिन 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद यू कैन ऑब्जर्व दैट जो क्रीम है वो ऊपर आ जाएगी, जो मलाई है वो ऊपर आ जाएगी, मतलब उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो भी रहे हैं। तो स्टेबल नहीं है स्टेट में, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कॉलॉइड। ऐसे सॉल्यूशंस को भी नेम है कॉलॉइड, उसी के बारे में है। और उन्होंने बोला नॉट अ फीचर, नॉट ट्रू फॉर कॉलॉइड्स। देखते हैं भी, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड तो होते हैं, ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मिल्क में अलग अलग नहीं देख सकते आप, फैट का है प्रोटीन का है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस इन नेचर, होमोजेनियस नहीं है ये। क्यों होमोजेनियस नहीं है? क्योंकि होमोजेनियस वो होता है जो जिसके पार्टिकल्स को हम अलग अलग ना देख पाए कभी भी इन द सेंस आफ्टर 5 आवर्स 10 आवर्स 20 आवर्स 40 आवर्स। इसमें तो विथ टाइम ये बदल जाएगा। ऐसे तो अगर आप देखें तो मिट्टी को भी अगर मैं वाटर में मिक्स करूं और अच्छे से ग्राइंड करूं तो फॉर 30 सेकंड 40 सेकंड तो वो भी अलग अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन आफ्टर अ वाइल वो सेटल डाउन होगा, इसलिए वो होमोजेनियस नहीं होते। सिमिलरली मिल्क भी होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो उस पर क्रीम ऊपर आएगी, और अगर सपोज उसको आप बाहर रख देंगे तो वो दूध फट जाएगा और पनीर बाहर आ जाएगा। मतलब ले देखिए, इट इज नॉट होमोजेनियस। टिंडल इफेक्ट वो शो करते हैं। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? लाइट स्कैटर होती है उसमें जाते ही, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। दे डू नॉट सेटल डाउन, ये भी गलत हो गया, एक सेकंड, दे डू नॉट सेटल डाउन, सॉरी ये तो सही हो गया। उन्होंने लिखा है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड। एक सेकंड रुको, they do not settle down when kept undisturbed, they do settle down when kept undisturbed। ओके, तो ये मुझे वापस शूट करना पड़ेगा यार। क्वेश्चन 114, इसको ये वाली क्लिप आपको काटनी पड़ेगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है which among the following is not true with respect to colloidal solution? colloidal solution क्या होते हैं? colloidal solution are those solution which are not true solution। what does that mean? true solution नहीं होते, इसका मतलब सिंपली ये है कि आप उनको अलग अलग देख नहीं सकते हैं, पर वो एक है भी नहीं। लाइक शुगर वाटर सोल्यूशन को आप कह सकते हैं कि इट इज अ ट्रू सोल्यूशन, शुगर और वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं मिल्क की, या जब आप बात करते हैं इंक की, या जब आप बात करते हैं ब्लड की, तो कंपोनेंट्स मिक्स नहीं हुए हैं, राइट, लेकिन वो अलग अलग दिख भी नहीं रहे हैं।
लाइक मिल्क में आपको प्रोटीन और फैट अलग अलग नहीं दिखेगा, बट दे आर नॉट यूनिफॉर्म एज वेल. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड यू हैव टू मार्क नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. So first of all, particles are uniformly distributed. Let's give it a read. आप सारे points पढ़ेंगे and then we'll discuss. Particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal solution is homogeneous in nature. They show Tyndall effect. They do not settle down when kept undisturbed. आपको not true बताना है. Particles are uniformly distributed. Milk में uniform distribution ऐसे थोड़ी है, fat एक तरफ है, protein एक तरफ है. तो ये statement correct है. Colloidal solutions are homogeneous in mixture. देख के क्या आपको फैट प्रोटीन अलग अलग दिखता है? तो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही हो गए. दे आर होमोजीनियस इन नेचर. दे शो टिंडल इफेक्ट, लाइट उनमें फैलती भी है, ये भी ट्रू है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये गलत हो गया. सेटल डाउन हो जाते हैं. अगर आप उनको अनडिस्टर्ब रखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो थोड़े टाइम बाद में सेटल डाउन, या लाइक आप ऐसे कह सकते हैं फैट ऊपर रह जाता है, मिल्क सेटल डाउन हो जाता है, मलाई आ जाती है दूध के ऊपर. तो दे डू नॉट सेटल डाउन, नहीं ये गलत हो गया. दे डू सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड. तो ऑप्शन डी शुड बी द आंसर, क्योंकि यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन और वो सेटल डाउन होगा. और यहाँ पे इन्होंने लिखा है डू नॉट सेटल डाउन, राइट. ओके, नेक्स्ट इज 115. केरोसिन और पेट्रोल, अब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी बहुत कम है. तो पेट्रोलियम से भी इनको कैसे अलग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पेट्रोलियम में ही तो है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, इन सबको कैसे अलग करते हैं? इनको अलग करने का द ओनली मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. नेक्स्ट इज डेल्टन्स सिंबल. अब देखो ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था. ट्रिकी क्वेश्चन कैसा था? उन्होंने पूछा फास्फोरस का सिंबल बताइए, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पी. डेल्टन ने ऐसा कोई सिंबल दिया ही नहीं था. डेल्टन ने ऐसा कोई सिंबल दिया ही नहीं था, राइट. ये जो सिंबल है इनमें से आपका करेक्ट आंसर था. तो याद कैसे रखेंगे? फास्फोरस का करेक्ट सिंबल इज दिस. जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारे सिंबल्स करवाऊंगा भी. एंड द वे टू लर्न phosphorus symbol is, it is like Mercedes. So Mercedes symbol is the symbol of phosphorus, right? So yes, this is the symbol of phosphorus. And I hope we have done all the questions. Yes, we have done all the questions. So this is the way to approach questions. And you have to analyze yourself कि आपको कितना आ रहा है and what you need to do. Because आपकी तैयारी कैसी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है. So what you need to do is you need to write your reality on the page. And do stick to the basics. Basics अगर clear हैं तो you can do much of the questions specifically for your exam, right? So thank you so much for attending this session. This is all from my side. Keep practicing because it is the only key to get success in chemistry. Keep shining, keep smiling. Thank you so much and Jai Hind.